कल्पना कीजिए, फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आते हैं, सड़क किनारे एक छोटे से चाय के स्टॉल पर चाय पीते हैं और फिर हैरान रह जाते हैं जब सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके तुरंत पेमेंट हो जाती है। न कोई कैश, न कोई कार्ड, न कोई मशीन, सिर्फ एक फोन। हर दिन भारत में 60 करोड़ से भी ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री में होते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, अगर यूपीआई हमारे लिए फ्री है तो इसका असली खर्च कौन उठा रहा है? और गूगल पे और फोन पे जैसी एप्स आखिर पैसा कमाती कैसे हैं? इसका जवाब आपकी सोच से कहीं ज्यादा जटिल है। जब भी आप क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई से पैसे भेजते हैं तो कुछ ही सेकंड में एक पूरा छिपा हुआ सिस्टम बैकग्राउंड में काम करना शुरू कर देता है। इसमें कई लोग और संस्थाएं शामिल होती हैं। आपका बैंक, सामने वाले का बैंक, पेमेंट ऐप और एनपीसीआई, जो पूरे भारत के यूपीआई नेटवर्क को मैनेज करता है। सबसे पहले आपकी पेमेंट रिक्वेस्ट आपके ऐप से एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाती है, फिर वहां से एनपीसीआई के पास पहुंचती है, जो रिसीवर के अकाउंट की डिटेल्स को वेरीफाई करता है। पेमेंट मंजूर होने से पहले सिस्टम यह भी चेक करता है कि रिक्वेस्ट आपके रजिस्टर्ड फोन और सिम कार्ड से ही आ रही है या नहीं। यही वजह है कि अगर आप अपनी सिम किसी दूसरे फोन में डाल दें तो यूपीआई अक्सर तब तक काम नहीं करता जब तक आप उसे दोबारा सेटअप ना करें। इसके बाद आप अपना यूपीआई पिन डालते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आपका पिन एन्क्रिप्टेड होता है, यानी गूगल पे जैसी एप्स भी उसे पढ़ नहीं सकती। सिर्फ आपका बैंक ही उसे वेरीफाई कर सकता है। जब बैंक ये कंफर्म कर देता है कि आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस है और आपने ट्रांजैक्शन लिमिट पार नहीं की है, तभी पेमेंट मंजूर होती है। लेकिन यहां एक ऐसी बात है जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होती। पैसे वास्तव में बैंकों के बीच तुरंत ट्रांसफर नहीं होते। बैंक बाद में इन पेमेंट्स का बैच में सेटलमेंट करते हैं। एनपीसीआई ये हिसाब लगाता है कि किस बैंक को दूसरे बैंक को कितना पैसा देना है और फिर फाइनल सेटलमेंट अलग से प्रोसेस होता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च कौन उठाता है? क्योंकि यूपीआई को चलाना बिल्कुल फ्री नहीं है। सर्वर, सिक्योरिटी सिस्टम, फ्रॉड डिटेक्शन, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पर भारी खर्च होता है। पहले दुकानदारों को क्रेडिट कार्ड की तरह ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ती थी, लेकिन 2020 में भारत सरकार ने कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए ज्यादातर यूपीआई ट्रांजैक्शन फीस हटा दी और इसका असर बहुत बड़ा हुआ। आज भारत दुनिया की लगभग आधी रियल टाइम डिजिटल पेमेंट संभालता है, लेकिन क्योंकि यूजर्स कोई फीस नहीं देते, बैंक और पेमेंट कंपनियां कहती हैं कि इतने बड़े नेटवर्क को संभालना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। यहां तक कि हाल के कुछ यूपीआई आउटेज इसलिए हुए क्योंकि सिस्टम पर बहुत ज्यादा लोड आ गया था। सरकार का कहना है कि कंपनियां बिल पेमेंट, क्रेडिट कार्ड पार्टनरशिप और दुकानदारों को सेवाएं बेचकर भी पैसा कमा सकती है। लेकिन बैंक और पेमेंट ऐप्स का तर्क है कि अगर सही ट्रांजैक्शन फीस नहीं मिलेगी तो लंबे समय तक इस नेटवर्क को सुरक्षित और मजबूत बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। तो बहस अभी भी जारी है, क्या यूपीआई हमेशा पूरी तरह फ्री रहना चाहिए या फिर बड़े ट्रांजैक्शंस पर छोटी सी फीस लगानी चाहिए ताकि इस सिस्टम को बेहतर तरीके से चलाया जा सके? लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, यूपीआई ने भारत में पेमेंट करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है। चाहे सड़क किनारे की छोटी चाय की दुकान हो या फिर कोई विश्व नेता चाय खरीद रहा हो, भारत की डिजिटल पेमेंट क्रांति को नजरअंदाज करना अब नामुमकिन है।